बहुत समय पहले की बात है। वह समय जब संसार इतना शोरगुल भरा नहीं था, जब मनुष्य प्रकृति के अधिक निकट रहता था और जंगल केवल पेड़ों का समूह नहीं बल्कि रहस्यों, भय और चमत्कारों का घर हुआ करते थे। उस युग में हर कहानी धीरे धीरे खुलती थी, जैसे किसी पुराने संदूक का ढक्कन जिसे खोलते ही बीते समय की खुशबू बाहर आ जाती हो। उसी पुराने समय में पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ एक नगर था, रत्नपुर। रत्नपुर व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से व्यापारी वहां आते, सौदे होते, ऊंटों की कतारें चलती और बाजारों में चहल पहल रहती। इसी रत्नपुर नगर में रहता था एक प्रतिष्ठित व्यापारी, सेठ माधवदास। सेठ माधवदास धनवान तो था ही, पर उससे भी अधिक वह अपने सादे स्वभाव और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। उसने जीवन में बहुत परिश्रम किया था, व्यापार में उतार चढ़ाव देखे थे, कठिन दिन भी झेले थे। इसलिए उसे धन का घमंड नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ी पूंजी उसका परिवार था। सेठ माधवदास की पत्नी का देहांत वर्षों पहले हो चुका था। उसके बाद उसने कभी दूसरा विवाह नहीं किया। उसने स्वयं ही अपनी 3 बेटियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। वही माँ भी था और वही पिता भी। तीनों बेटियां अलग अलग स्वभाव की थीं। बड़ी बेटी कौशल्या थी, समझदार, व्यावहारिक और घर गृहस्थी के कामों में निपुण। मंझली बेटी मालविका थी, सज धज की शौकीन, थोड़ी चंचल, थोड़ी नटखट। और सबसे छोटी बेटी थी सुंदरी। सुंदरी जैसे नाम ही उसके रूप और स्वभाव का परिचय देता हो। उसका सौंदर्य केवल चेहरे तक सीमित नहीं था। उसकी आंखों में करुणा थी, मुस्कान में अपनापन और स्वभाव में ऐसी विनम्रता कि जो भी उससे बात करता उसे अपना सा लगने लगता। वह कम बोलती थी, पर जब बोलती थी तो उसकी बातों में सच्चाई और भावनाओं की गहराई होती थी। सेठ माधवदास अपनी तीनों बेटियों से अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन सुंदरी के लिए उसका स्नेह कुछ अधिक ही था। शायद इसलिए कि वह सबसे छोटी थी, या शायद इसलिए कि उसकी मासूमियत उसे हर पल बेटी की चिंता में डाल देती थी। व्यापार के कारण सेठ माधवदास को अक्सर दूर दराज के नगरों की यात्रा करनी पड़ती थी। कभी वह महीनों घर से बाहर रहता। ऐसे समय में बेटियां ही उसका मन थीं। एक दिन सेठ माधवदास ने व्यापार के सिलसिले में एक लंबी यात्रा पर जाने का निश्चय किया। यह यात्रा साधारण नहीं थी। उसे कई नगरों से होकर गुजरना था, जंगलों और पहाड़ियों को पार करना था। यात्रा से एक दिन पहले की शाम थी। सेठ ने अपनी तीनों बेटियों को आंगन में बुलाया। दीपक जल रहे थे, हवा में हल्की ठंडक थी और वातावरण में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे आने वाले समय में कुछ असाधारण होने वाला हो। सेठ माधवदास ने बेटियों को पास बिठाया और स्नेह से कहा, मैं व्यापार के लिए बाहर जा रहा हूं, कुछ समय लग सकता है। बताओ तुम तीनों के लिए क्या लेकर आऊं? बड़ी बेटी कौशल्या ने बिना सोचे कहा, पिताजी मेरे लिए बढ़िया रेशमी वस्त्र ले आइए, ऐसे कपड़े जो त्योहारों पर पहने जा सकें। महली बेटी मालविका ने उत्साह से कहा, पिताजी मेरे लिए दूर देश के कीमती मोतियों का हार चाहिए, ऐसा हार जो सबको आकर्षित करे। सेठ मुस्कुराया, फिर उसकी दृष्टि सुंदरी पर गई। और तुम सुंदरी, तुम्हें क्या चाहिए? सुंदरी कुछ क्षण चुप रही। उसने पिताजी की ओर देखा, फिर जमीन की ओर, फिर धीरे से बोली, पिताजी कपड़े और गहने तो हमारे पास बहुत हैं, आप बस मेरे लिए एक ताजा गुलाब ले आइए, फूलों से सुंदर और क्या हो सकता है। सेठ माधवदास क्षण भर के लिए ठिठक गया। उसे यह उत्तर अजीब भी लगा और प्रिय भी। उसने स्नेह से कहा, ठीक है, मैं तुम तीनों की इच्छा पूरी करूंगा, तुम सब अपना ध्यान रखना। उस रात सुंदरी देर तक सो नहीं पाई। उसे न जाने क्यों मन में हल्की सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनजानी घटना उसे पुकार रही हो। अगली सुबह सेठ माधवदास घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। बेटियां द्वार पर खड़ी थीं। सुंदरी की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसने पिताजी को चिंतित नहीं होने दिया। यात्रा के शुरुआती दिन अच्छे रहे। व्यापार में उसे उम्मीद से अधिक लाभ हुआ। सेठ ने दोनों बड़ी बेटियों के लिए उनकी पसंद की वस्तुएं खरीद लीं। अब उसे केवल घर लौटने की जल्दी थी, लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब वह आधा रास्ता तय कर चुका था, तभी मौसम अचानक बदलने लगा। आसमान में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगीं, जंगल का रास्ता और भी भयावह लगने लगा। अचानक बिजली कड़की, घोड़ा डर गया और बिदक उठा। सेठ संभल नहीं पाया, वह घोड़े से उतर गया और घोड़ा जंगल की ओर भाग गया। अब सेठ माधवदास अकेला था। रात होने वाली थी, चारों ओर घना जंगल था। वह किसी सराय की तलाश में आगे बढ़ता रहा, लेकिन जंगल में सराय कहाँ मिलती?
तभी उसे दूर कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। सेठ ने उस रोशनी को आशा की किरण समझा और उसी दिशा में चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रोशनी तेज होती गई। कुछ देर बाद उसके सामने जो दृश्य आया, उसे देखकर वह ठिठक गया। जंगल के बीचों बीच एक भव्य महल रोशनी से जगमगाता हुआ। महल ऐसा लग रहा था मानो किसी राजा का हो, लेकिन चारों ओर सन्नाटा था। न कोई पहरेदार, न कोई सेवक। सेठ ने डरते डरते आवाज दी, कोई है? अंदर कोई है क्या? कोई उत्तर नहीं मिला। उसने धीरे से दरवाजा धकेला। दरवाजा अपने आप खुल गया। सेठ भीतर गया। महल भीतर से अत्यंत भव्य था। ऊंची छतें, चमकता फर्श और दीवारों पर नक्काशी, लेकिन वहां कोई जीवित प्राणी नहीं दिखाई दे रहा था। खाने की मेज पर तरह तरह के व्यंजन सजे थे। भूख से व्याकुल सेठ ने दोबारा आवाज दी। कोई नहीं आया। आखिरकार उसने भोजन कर लिया, फिर ऊपर जाकर एक कमरे में सो गया। रात बीत चुकी थी। जब सेठ माधवदास की आंख खुली तो बाहर से पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई दे रही थीं। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे को सुनहरे रंग में रंग रही थी। सेठ कुछ क्षणों तक बिस्तर पर ही बैठा रहा, यह समझने की कोशिश करता हुआ कि वह सपना देख रहा है या सचमुच किसी रहस्यमयी महल में ठहरा है। उसने चारों ओर देखा। कमरा अत्यंत साफ सुथरा था। बिस्तर मुलायम था, जैसे किसी राजा के विश्राम के लिए बनाया गया हो। यह सब देखकर उसके मन में एक अजीब सी आशंका भी उठी और आश्चर्य भी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरा। जैसे ही वह मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसकी नजर खाने की मेज पर पड़ी। मेज पर उसके लिए गर्म चाय, ताजा फल और नाश्ता सजा हुआ था। सेठ ठिठक गया। यह सब कौन करता है? उसने मन ही मन सोचा। उसने फिर से आवाज दी, कोई है? महल का स्वामी? लेकिन फिर वही सन्नाटा। भूख लग रही थी और रात की थकान भी अभी उतरी नहीं थी। सेठ ने ईश्वर का स्मरण किया और नाश्ता कर लिया। खाते समय उसके मन में बार बार यही प्रश्न उठता रहा कि यह महल किसका है और यहां कोई दिखाई क्यों नहीं देता। नाश्ते के बाद सेठ माधवदास महल से बाहर निकला। सामने फैला हुआ बगीचा उसकी आंखों को सुकून दे गया। इतना सुंदर बगीचा उसने जीवन में कम ही देखा था। तरह तरह के फूल खिले हुए थे, केसरिया, नीले, सफेद, बैंगनी। हवा में फूलों की सुगंध घुली हुई थी। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे। सेठ धीरे धीरे बगीचे में टहलने लगा। हर कदम पर उसे लगता जैसे यह स्थान साधारण नहीं है। यहाँ की हर चीज में कोई रहस्य छिपा है। तभी उसकी नजर बगीचे के एक कोने में खिले हुए गुलाबों की क्यारी पर पड़ी। गुलाब लाल, ताजे, ओस से भीगे हुए। सेठ के मन में एकाएक सुंदरी का चेहरा उभर आया। उसे याद आया कि जाते समय सुंदरी ने उससे क्या कहा था, पिताजी बस मेरे लिए एक सुंदर गुलाब ले आइए। उसका मन विचलित हो उठा। मैं कैसे भूल सकता हूं, उसने सोचा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और एक गुलाब तोड़ लिया। जैसे ही गुलाब की डंडी उसके हाथ से टूटी, आकाश फट पड़ा। भयंकर गर्जना हुई। धरती कांप उठी। पेड़ों की डालियां हिलने लगी। सेठ भय से सिहर उठा। अचानक बगीचे के बीचों बीच एक विशाल आकृति प्रकट हुई। वह दृश्य इतना भयावह था कि सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह था सिंह मानव। उसका शरीर मनुष्य जैसा था, लेकिन चेहरा और पंजे शेर के। आंखों में आग सी चमक थी और दहाड़ ऐसी कि दिल कांप जाए। सिंह मानव ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, हे मानव, तुम बड़े अपकारी हो। मैंने तुम्हें अपने महल में आश्रय दिया, भोजन दिया, विश्राम दिया, और तुम मेरे बगीचे की सुंदरता नष्ट कर रहे हो। सेठ माधवदास डर के मारे थर थर कांपने लगा। उसके हाथ से गुलाब गिर पड़ा। कांपती आवाज में वह बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया। यह फूल मैं अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था। उसे गुलाब बहुत प्रिय हैं। सिंह मानव की आंखें और लाल हो गईं। अपराध तो अपराध होता है, वह गरजा। इस दुष्कर्म के लिए दंड निश्चित है, मृत्यु दंड। सेठ के कानों में जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उसके सामने केवल अपनी बेटियों के चेहरे घूमने लगे। सुंदरी की मासूम मुस्कान उसकी आंखों के सामने आ गई। वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे मार डालो, वह बोला, लेकिन मेरी बेटियों को कष्ट मत देना। सिंह मानव कुछ क्षणों तक सेठ को देखता रहा। फिर उसकी आवाज कुछ धीमी हुई। मानव, उसने कहा, मैं तुम्हें एक अवसर देता हूं। सेठ ने आशा भरी दृष्टि से उसकी ओर देखा। मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, सिंह मानव बोला, लेकिन एक शर्त पर। जो कहोगे मैं मान लूंगा, सेठ ने तुरंत कहा।
सिंह मानव की आंखों में अजीब चमक आ गई। तुम्हें अपनी सबसे छोटी बेटी मुझे सौंपनी होगी, वही इस महल में आकर रहेगी। यह सुनते ही सेठ के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ। उसकी सांस रुक सी गई। नहीं, उसके मुंह से बस यही निकला। लेकिन अगले ही क्षण उसे मृत्यु का भय याद आ गया। उसने अपने जीवन और बेटी के भविष्य के बीच भयानक संघर्ष महसूस किया। आखिरकार भय ने विवेक को दबा दिया। आंखों से आंसू बहते हुए सेठ ने सिर झुका लिया। मैं आपकी शर्त स्वीकार करता हूं, वह बोला। सिंह मानव ने मार्ग छोड़ दिया। सेठ माधवदास कांपते कदमों से जंगल से बाहर निकला। जब वह नगर पहुंचा तब तक उसका शरीर थकान से टूट चुका था और मन अपराध बोध से। घर पहुंचते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा। जब बेटियों ने पिताजी को इस हाल में देखा तो वे घबरा गईं। पिताजी, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हैं? सेठ ने कांपती आवाज में पूरी घटना सुना दी। जंगल, महल, गुलाब, सिंह मानव और वह भयानक शर्त। बड़ी और महली बेटियां सन्न रह गईं, लेकिन सुंदरी आगे बढ़ी। उसकी आंखों में भय था, पर उससे अधिक दृढ़ता। पिताजी, उसने शांत स्वर में कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सिंह मानव के पास जाऊंगी। सेठ स्तब्ध रह गया। नहीं बेटी, उसने उसे गले लगा लिया, मैं तुम्हें उस राक्षस के पास नहीं भेज सकता। सुंदरी ने धीरे से कहा, अगर मेरे जाने से आपकी जान बच सकती है तो यह मेरा धर्म है। अगले दिन भोर में सेठ माधवदास अपनी सबसे छोटी बेटी को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। पूरा रास्ता सुंदरी शांत रही। उसके मन में भय भी था, लेकिन कहीं ना कहीं यह विश्वास भी कि जो हो रहा है उसमें कोई गहरा कारण छिपा है। जब वे महल पहुंचे तो सिंह मानव द्वार पर ही खड़ा था। उसकी दृष्टि सुंदरी पर पड़ी। पहली बार उसके चेहरे से क्रोध का भाव गायब हुआ। वह कुछ क्षण सुंदरी को देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी, उसने उत्तर दिया। सिंह मानव ने सिर झुका लिया। तुम यहां सुरक्षित रहोगी, उसने कहा। सेठ माधवदास भारी मन से बेटी को वहीं छोड़कर लौट गया। पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं हुई। शुरुआत के दिन सुंदरी के लिए बहुत कठिन थे। महल बड़ा था, सन्नाटा डरावना। सिंह मानव का स्वर गूंजता था, जिससे उसका हृदय कांप उठता। लेकिन दिन बीतते गए। सुंदरी ने देखा कि सिंह मानव कभी उस पर हाथ नहीं उठाता। वह उसे उत्तम भोजन देता, आराम का पूरा ध्यान रखता। धीरे धीरे भय कम होने लगा। फिर बातचीत शुरू हुई और फिर मित्रता। सिंह मानव अकेला था। उसके भीतर भी पीड़ा थी, जो धीरे धीरे सुंदरी के सामने प्रकट होने लगी। जंगल की उस भयावह रात के बाद अब सुंदरी का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने पिताजी का घर, नगर की गलियां, बहनों की हंसी, सब कुछ पीछे छोड़कर एक ऐसे महल में रहने लगी थी जहां हर चीज रहस्यमयी थी। हर दीवार कोई अनकही कहानी छिपाए हुए थी। शुरुआत के दिन सुंदरी के लिए आसान नहीं थे। महल बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि कई बार चलते चलते उसे ऐसा लगता जैसे वह किसी भूल भुलैया में भटक रही हो। लंबे लंबे गलियारे, ऊंची छतें, पत्थर की ठंडी दीवारें और हर जगह पसरा हुआ सन्नाटा। रात के समय तो यह सन्नाटा और भी डरावना लगने लगता। सुंदरी जब पहली रात उस महल में सोने गई तो उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिस्तर मुलायम था, लेकिन मन अशांत। हर आहट पर उसका दिल तेजी से धड़कने लगता। उसे बार बार यही डर सताता कि कहीं सिंह मानव अचानक आकर उसके सामने न आ खड़ा हो। लेकिन वह रात शांति से बीत गई। अगली सुबह जब सुंदरी की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे के बाहर भोजन रखा हुआ है। गरम दूध, ताजे फल और हल्का सा नाश्ता। किसी ने दरवाजा खटखटाया भी नहीं था। यह देखकर वह हैरान हुई। दिन बीतने लगे। हर दिन यही होता। भोजन समय पर रखा मिलता, कपड़े साफ सुथरे मिलते और किसी भी प्रकार का दबाव या डर नहीं दिया जाता। सिंह मानव बहुत कम दिखाई देता था और जब भी दिखाई देता तो दूरी बनाए रखता। उसकी आवाज अब पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थी। उसमें गंभीरता तो थी, लेकिन क्रूरता नहीं। धीरे धीरे सुंदरी के मन का भय कम होने लगा। एक दिन साहस जुटाकर उसने स्वयं सिंह मानव से बात की। आप इतने क्रूर क्यों दिखते हैं, लेकिन व्यवहार में वैसे नहीं हैं? उसने संकोच से पूछा। सिंह मानव कुछ क्षण चुप रहा, फिर भारी स्वर में बोला, क्योंकि जो मैं दिखता हूं वह मेरा सत्य नहीं है। यह उत्तर सुनकर सुंदरी चुप हो गई। उसे लगा कि इस भयावह देह के पीछे कोई गहरी पीड़ा छिपी है। अब दोनों के बीच बातचीत होने लगी। सिंह मानव उसे महल के बगीचे में टहलने ले जाता, वही बगीचा जहां सेठ माधवदास ने गुलाब तोड़ा था।
सुंदरी वहां बैठकर फूलों से बातें करती, पक्षियों को निहारती और धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा। एक दिन उसने साहस करके पूछा, क्या आप हमेशा यहां अकेले रहते हैं? सिंह मानव ने लंबी सांस ली। हाँ, उसने कहा, बहुत लंबे समय से। उस स्वर में ऐसा अकेलापन था कि सुंदरी का हृदय भर आया। उस दिन के बाद वह उसके पास बैठने लगी, उसकी बातें सुनने लगी और सिंह मानव भी धीरे धीरे खुलने लगा। वह अब केवल एक भयानक प्राणी नहीं था, वह एक अकेली आत्मा थी। समय बीतता गया, महीने जैसे दिनों में बदलने लगे। सुंदरी अब उस महल को अपना घर समझने लगी थी। उसे डर नहीं लगता था, सिंह मानव उसका पूरा ध्यान रखता। वह कभी उसे दुखी नहीं देखना चाहता था। कभी कभी जब सुंदरी उदास होती तो वह चुपचाप बैठकर उसकी उदासी कम होने का इंतजार करता। धीरे धीरे सुंदरी को भी एहसास होने लगा कि उसका मन बदल रहा है। वह अब सिंह मानव को देखकर डरती नहीं थी, बल्कि उसे देखकर मन में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगा था। एक शाम की बात है, आसमान में हल्का गुलाबी रंग फैल रहा था। बगीचे में फूलों की खुशबू थी। सिंह मानव और सुंदरी साथ बैठे थे। अचानक सिंह मानव ने भारी मन से कहा, सुंदरी, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? सुंदरी ने सिर हिलाया। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? यह सुनकर सुंदरी स्तब्ध रह गई। उसने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी। एक सिंह मानव से विवाह, यह विचार ही उसे विचलित कर गया। लेकिन वह उसकी भावनाओं को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहती थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं आपका आदर करती हूं, आप अच्छे हैं, लेकिन मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। सिंह मानव की आंखों में पीड़ा उतर आई। मैं जानता था, उसने धीमे स्वर में कहा, मेरे जैसे कुरूप से भला कौन विवाह करेगा? यह कहकर वह वहां से चला गया। उस दिन के बाद वह बहुत कम बोलने लगा। कुछ दिनों बाद सिंह मानव सुंदरी के पास आया। उसके हाथ में एक सुंदर चमकता हुआ दर्पण था। यह तुम्हारे लिए है, उसने कहा। यह साधारण दर्पण नहीं है, इसमें देखकर तुम अपने पिताजी और बहनों को देख सकती हो। सुंदरी की आंखें चमक उठी। वह दर्पण देखकर भावुक हो गई। आप मेरे लिए इतना क्यों करते हैं? उसने पूछा। सिंह मानव ने केवल इतना कहा, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। उस दिन के बाद सुंदरी रोज दर्पण में अपने घर को देखने लगी। पिताजी को देखकर उसका मन भर आता। बहनों की हंसी सुनकर उसकी आंखें नम हो जाती। एक दिन जब सुंदरी ने दर्पण में देखा तो उसका हृदय कांप उठा। उसके पिताजी बिस्तर पर पड़े थे, चेहरा पीला, शरीर कमजोर। वह रो पड़ी। जब सिंह मानव ने उसे रोते देखा तो चिंतित हो उठा। क्या हुआ? उसने पूछा। सुंदरी ने रोते हुए कहा, मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, मैं एक बार उनसे मिलना चाहती हूं। सिंह मानव का चेहरा कठोर हो गया। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, वह बोला। सुंदरी रोने लगी। उसका रोना देखकर सिंह मानव का हृदय पिघल गया। कुछ देर बाद उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। सुंदरी ने तुरंत पूछा, कौन सी शर्त? तुम 7 दिनों में वापस लौट आओगी। अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। सुंदरी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करती हूं, मैं 7 दिनों में लौट आऊंगी। अगले दिन सिंह मानव स्वयं सुंदरी को उसके पिताजी के घर छोड़ आया। सेठ माधवदास अपनी बेटी को देखकर रो पड़ा। वह समझ बैठा कि सुंदरी सिंह मानव की कैद से मुक्त हो गई है, लेकिन सुंदरी ने कुछ नहीं कहा। वह केवल पिताजी की सेवा में लग गई। जब सुंदरी अपने पिताजी के घर पहुंची तो पूरे घर में जैसे रौनक लौट आई। सेठ माधवदास, जो कई दिनों से बीमारी और चिंता के कारण बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे, अपनी बेटी को सामने देखकर रो पड़े। उनके कांपते हाथ सुंदरी के सिर पर फिरने लगे, जैसे वे यह यकीन करना चाहते हों कि यह सपना नहीं, सच है। बेटी, तुम सचमुच लौट आई? उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सुंदरी ने पिताजी को संभालते हुए कहा, पिताजी, अब आप कुछ नहीं सोचिए, मैं यहीं हूं। दरअसल सेठ माधवदास की बीमारी का कारण कोई साधारण रोग नहीं था। वह भीतर ही भीतर सुंदरी की चिंता में घुलते जा रहे थे। दिन रात उनके मन में यही प्रश्न घूमता रहता, मेरी बेटी किस हाल में होगी? वो उस भयानक सिंह मानव के साथ कैसे रहती होगी? यही चिंता उनके शरीर को धीरे धीरे खोखला कर चुकी थी। अब जब सुंदरी सामने थी, उसकी सेवा में लगी थी, तो सेठ के मन को शांति मिली। दवा से अधिक असर बेटी की ममता का हुआ। सुंदरी दिन रात पिताजी की सेवा में लगी रहती। कभी उनके सिर पर तेल लगाती, कभी उनके लिए भोजन बनाती, कभी उनके पास बैठकर धीमे स्वर में बातें करती।
धीरे धीरे सेठ माधवदास की हालत सुधरने लगी। इधर समय अपनी चाल चलता रहा। सुंदरी पिताजी की सेवा में इतनी डूब गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। दिन कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन और फिर 7 दिन भी बीत गए, लेकिन सुंदरी को याद ही नहीं रहा कि उसने किसी से वादा किया था। सिंह मानव, उसका उदास चेहरा, उसकी आंखों में छुपा अकेलापन, सब जैसे स्मृति के किसी कोने में दब गया। उधर उस रहस्यमयी महल में सिंह मानव हर दिन सूर्यास्त के समय बगीचे में आकर खड़ा होता। उसकी दृष्टि उसी रास्ते पर टिकी रहती जिस पर से सुंदरी गई थी। पहला दिन बीता, उसने सोचा शायद रास्ते में रुक गई होगी। दूसरा दिन बीता, उसका मन भारी होने लगा। तीसरा दिन, चौथा दिन, हर शाम उसका शरीर और मन दोनों कमजोर होते जा रहे थे। 7वें दिन सूर्य अस्त होने लगा, लेकिन सुंदरी नहीं आई। सिंह मानव बगीचे में बैठ गया। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे निष्प्राण सा होने लगा। उसके होंठों से बस इतना ही निकला, तुमने वादा किया था सुंदरी। भयानक स्वप्न। उसी रात सुंदरी ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वही महल, वही बगीचा और बीच में सिंह मानव जमीन पर पड़ा हुआ है। उसकी सांसें टूट रही हैं, उसकी आंखें सूनी हैं। वह कराहते हुए कह रहा है, लौट आओ सुंदरी, तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। सुंदरी चीख कर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके माथे पर पसीना था। उसी क्षण उसे सब याद आ गया। वादा, 7 दिन, सिंह मानव की आंखों में छुपा दर्द। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, वह रो पड़ी। पश्चाताप की यात्रा सुंदरी ने एक पल भी देर नहीं की। उसने उसी रात घोड़ा तैयार कराया। पिताजी गहरी नींद में थे। वह चुपचाप उनके चरण छूकर निकली और जंगल की ओर चल पड़ी। रात अंधेरी थी, जंगल डरावना, लेकिन आज सुंदरी को किसी का भय नहीं था। उसके मन में केवल एक ही भावना थी, पश्चाताप और प्रेम। वह घोड़े को तेज दौड़ाती जा रही थी, मानो हर पल की देरी किसी की जान ले सकती हो। महल में सन्नाटा। जब सुंदरी महल पहुंची तो चारों ओर असामान्य सन्नाटा था। न कोई आहट, न कोई आवाज। वह दौड़ती हुई महल के अंदर गई। सिंह मानव, उसने पुकारा। कोई उत्तर नहीं। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह महल से बाहर निकलकर बगीचे की ओर भागी। मृत्यु के कगार पर बगीचे में वही दृश्य था जो उसने स्वप्न में देखा था। सिंह मानव जमीन पर पड़ा हुआ था, आंखें बंद, शरीर निर्जीव सा। सुंदरी दौड़कर उसके पास पहुंची, उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। नहीं, वह रो पड़ी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, यह मेरी भूल थी। उसकी आंखों से आंसू टपककर सिंह मानव के चेहरे पर गिरने लगे। रोते रोते उसने कहा, अगर मेरी शादी से तुम्हारा जीवन बच सकता है तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। चमत्कार। जैसे ही सुंदरी के शब्द हवा में गूंजे, तेज प्रकाश फैला, धरती कांपी। सिंह मानव का शरीर चमकने लगा और अगले ही पल वह भयावह सिंह मानव एक सुंदर, तेजस्वी युवक में बदल गया। सुंदरी अवाक रह गई। वह युवक मुस्कुराया। शाप का रहस्य वह बोला, डरो मत सुंदरी, मैं सिंह मानव नहीं, मैं एक शापित राजकुमार हूं। उसने अपना परिचय दिया, मेरा नाम राजकुमार वीरवर्धन है। फिर उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। एक समय एक जादूगरनी मुझसे विवाह करना चाहती थी। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे शाप दे दिया। उसने कहा, जब तक कोई युवती तुम्हारे इस भयावह रूप को स्वीकार कर तुमसे विवाह के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक तुम सिंह मानव ही बने रहोगे। राजकुमार की आंखों में कृतज्ञता थी। आज तुमने न केवल मेरा जीवन बचाया बल्कि मुझे शाप से मुक्त कर दिया। राजकुमार ने सुंदरी की ओर हाथ बढ़ाया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सुंदरी की आंखों में अब कोई संकोच नहीं था। उसने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हाँ, कुछ ही दिनों में धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। सेठ माधवदास भी वहां आए। अपनी बेटी को सुखी देखकर उनकी आंखें भर आईं। वह जंगल, वह भय, वह शाप, सब अतीत बन चुका था और इस प्रकार त्याग, विश्वास और प्रेम ने अंधकार को पराजित कर दिया। कहानी का नैतिक सार यह है मेरे प्यारे दर्शकों, अहंकार और जबरदस्ती का अंत हमेशा दुखद होता है। जादूगरनी ने प्रेम को बलपूर्वक पाने की कोशिश की और उसी से शाप का जन्म हुआ। प्रेम मांगा नहीं जाता, पाया जाता है। मेरे प्यारे दर्शकों, आपने इस कहानी को जो इतना प्यार दिया
उसके लिए दिल से धन्यवाद।